ताकि ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल बोलो जुबान कैसी? विमल में गुलिस्तान नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात इजराइल ईरान वॉर की। इजराइल और ईरान के बीच तनाव अब जंग में बदल चुका है और दोनों एक दूसरे को खत्म करने पर तुल गए। इन दोनों देशों की बदले की आग से दोनों देश जलते दिख रहे हैं। परमाणु ठिकानों का बहाना बनाकर इजराइल ने ईरान पर हमला तो कर दिया, लेकिन ईरान के पलटवार ने चौंका दिया है। अब इजराइल ने फिर से हमला किया है और ऐसे में धीरे धीरे ये युद्ध भयंकर दिशा में बढ़ रहा है। इसी बीच चौंकाने वाला दावा आया है कि इजराइल ने सिर्फ ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने का लक्ष्य नहीं रखा है, बल्कि इससे पीछे एक गुप्त उद्देश्य भी छिपा हो सकता है। क्या है वो हिडन मोटिव, बताएंगे। अमेरिका का रुख देखने के बाद ईरान अब अमेरिका से फिर से बात करने के मूड में ही नहीं है, क्योंकि बातचीत की शुरुआत अगर ईरान करता है तो हार स्वीकार करने जैसा होगा और वो लगातार हमले करता है तो इजराइल और बड़ा पलटवार कर सकता है। ऐसे में दोनों देशों के लिए आगे का रास्ता मुश्किल है कि आगे क्या करें। खबर के इस पहलू पर भी पूरी जानकारी आपको देंगे। दूसरी खबर विमान हादसे से जुड़ी। अहमदाबाद विमान हादसे में फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स बरामद हो चुका है, जिसे एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की टीम को सौंपा जा चुका है। हादसे की वजहों के बीच सवाल यह भी है कि अब तक क्या नहीं किया गया जो इस तरह का हादसा हो गया। जिस ड्रीम लाइनर के चलते 270 लोगों की जान गई, उसको लेकर बड़ा खुलासा भी हुआ है। खबर पर पूरे अपडेट के साथ हैरान करने वाली जानकारी भी आपको देंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात ईरान इजराइल महायुद्ध की ही करने जा रहे हैं, क्योंकि लड़ाई का दायरा अब बढ़ता जा रहा है और मिडिल ईस्ट में तबाही का मंजर नजर आ रहा है। सबसे पहले बात इसी की। इजराइल ने जैसे ही हमला किया उसके बाद से ही इजराइल ने अपनी तैयारी पुख्ता कर ली थी कि जब ईरान पलटवार करेगा तो वो और दुगनी तैयारी के साथ रिटेलिएट करेगा। और हुआ भी यही। ईरान ने पुरजोर कोशिश की कि वो तबाही मचा पाए इजराइल में, लेकिन सफल नहीं हो पाया। मात्र 1% उसके रॉकेट्स हिट कर पाए, उसकी मिसाइल्स हिट कर पाई और बाकी आसमान में ही ध्वस्त हो गए। लेकिन अब क्या इजराइल और बड़ी तैयारी कर रहा है? क्या इजराइल ने अब सोच लिया है कि ईरान का नामो निशान मिटाकर रहेगा? और क्या बाकी देश भी अब इस जंग में कूदने वाले हैं? इन तमाम सवालों का आपको जवाब देंगे। लेकिन चलिए शुरुआत आपको जरा तस्वीरों के जरिए करते हैं, क्योंकि तस्वीरें बता रही कि भीषण तबाही, भीषण युद्ध का ये दौर ईरान के साथ इजराइल के साथ शुरू हो चुका है। जरा तस्वीर देखिए, ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं और यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक जब होता है तो देखिए किस तरह धमाके से गूंज जाती है तेल अवीव की फिजा। एक बार आपको सुनवाते हैं। आप देख रहे हैं कैसे बैलिस्टिक मिसाइल अटैक हुआ और देखिए बहुत सारी मिसाइल दागी गई थी, लेकिन कुछ ही टच डाउन कर पाई और बाकी आसमान में ही ध्वस्त हो गई। अगली तस्वीर दिखाते हैं। अगली तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये जो पूरा इलाका है, जोरदार धमाका होता है और पूरा जो इलाका है रात के वक्त रोशनी से ना जाता है, क्योंकि ये जो अटैक हुआ था उसके बाद बहुत जोर का धमाका होता है। बहुत सारे इलाके तेल अवीव में प्रभावित हुए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जोरदार धमाके की। अगली तस्वीर दिखाते हैं, इजरायली इमारत की तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये इजराइल की ही इमारत है जो तबाह हो गई है। जब अटैक हुआ है, बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है ईरान की तरफ से रिटेलिएशन में, तब ये इमारत पूरी तबाह हुई है। ये तबाह हुई इमारत की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ईरान के मिसाइल अटैक में ये तबाह हुई है। अगली तस्वीर भी देखिए, आयरन डोम कैसे एक्टिव हुआ है। ये देखिए, ये आप पूरा शहर देख रहे हैं तेल अवीव, और ये देखिए आसमान में ये जो आप देख रहे हैं, ये दरअसल आयरन डोम ने उन तमाम मिसाइलों को आसमान में ही ध्वस्त कर दिया है जो
यहाँ पर भेजी तो गई थी तेल अवीव को यहाँ पर निशाना बनाकर उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन आसमान में आयरन डोम एक्टिव हो जाता है और ये तस्वीरें सामने आती हैं जहां मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया गया है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये बता रही है कि कैसे इजराइल ने तैयारी अपनी पुख्ता रखी थी पहले ही। ये पूरा शहर आप देख रहे हैं। और चलिए पहले आज का अपडेट आपको दे देते हैं, पूरी जानकारी आपको बता देते हैं। इजराइल का जो एक तरह से युद्ध इजराइल और ईरान के बीच तेज होता दिखाई दे रहा है और इस युद्ध का असर अब धीरे धीरे होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बताएं आपको ईरान लगातार पलटवार कर रहा है। ईरान पलटवार कर रहा है और बैलिस्टिक मिसाइल्स तेल अवीव पर दागी गई हैं, ये जानकारी हमें मिल रही है। करीब 13 जून की रात 150 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं। बताया जा रहा है कि राजधानी तेल अवीव में ये मिसाइल्स गिरी भी हैं, कुछ मिसाइल्स, और आयरन डोम ने हालांकि ईरान के हमले को पूरी तरह से काफी हद तक एक तरह से देखें तो नाकामयाब कर दिया है। 2 इजरायली नागरिकों की मौत की जानकारी मिल रही है इस मिसाइल अटैक में और 90 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो मंशा तो ईरान की थी कि ज्यादा से ज्यादा इलाकों को निशाना बनाया जाए, लेकिन 2 इजरायली नागरिक घायल हुए हैं और 90 यहाँ पर 2 इजरायली नागरिकों की मौत हुई, 90 घायल बताए जा रहे हैं। इजरायली रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं कैसे डिफेंस मिनिस्ट्री पर अटैक किया गया। रक्षा मंत्रालय का हम जिक्र करें, ये देखिए ये रक्षा मंत्रालय और इस पर मिसाइल आकर हिट होती है और उसके बाद भीषण तबाही की तस्वीर सामने आती है। ये देखिए रक्षा मंत्रालय पर हिट हुई है ये मिसाइल और फिर धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दे रहा है। ये तेल अवीव की तस्वीर है, फुल स्क्रीन दिखा रहे हैं आपको। दिखाई है वो अपने आप में बता रही है कि कैसे तैयारी बढ़ी है। हालांकि कुछ मिसाइल जरूर आ पाई हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स अंदर और हिट कर पाई हैं तेल अवीव में, लेकिन अधिकतर को आसमान में ही ध्वस्त किया गया। आयरन डोम कैसे काम करता है, कैसे सुरक्षित रखता है इजराइल को, मेरी एक पुरानी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। सलोनी ये देखिए अलर्ट हुआ है लगातार अब पूरे इलाके में। आप ऊपर देखिए, रावत जी बताएंगे। इस वक्त आप देखिए ये जो आयरन डोम सिस्टम है इसे एक्टिवेट कर दिया गया है। ये हमास की तरफ से जो अशदूद इलाका है, ये कोस्टल रीजन है, इसे निशाना बनाकर फायर किया गया था। लगातार रावत जी सलोनी देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। देखिए कितने सारे जो रॉकेट्स है, मिसाइल्स हैं, वो यहाँ फायर किए गए हैं और आप आवाज भी धमाके की सुन सकते हैं। अचानक ये अलर्ट हमारे फोन पर आता है और देखिए आवाज सुनिए, पूरा इलाका गूंज रहा है। आयरन डोम सिस्टम लगातार उसे निष्क्रिय कर रहा है। गुरसिमरन हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। देखिए रावत जी लगातार विजुअल दिखा रहे हैं। 10 रॉकेट जो हैं वो इजराइल पर दागे गए हैं हमास की तरफ से। इस वक्त हम कोस्टल रीजन से रिपोर्ट कर रहे थे, ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एकाएक जो है बैराज रॉकेट्स के यहाँ पर दागे जाते हैं। लोग आप देखिए पूरे जो है इस इलाके में अलर्ट पर आ गए हैं। ये काफी ज्यादा जो है तकरीबन 30 से 45 सेकंड में ये अलर्ट रहता है। अब जो इस खतरा है इसे अब निष्क्रिय कर दिया गया है। तो आपने तस्वीरें देखी कैसे आयरन डोम काम करता है और दौरान किस तरह से रिटालिएट करता है उन मिसाइल्स को जो भेजी जाती है। और ये तस्वीर देखिए, ये अलर्ट्स है, ये जहां आप देख रहे हैं ये पूरा इजराइल का नक्शा है और यहाँ पर जितने ये रेड डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर आप देखें तो ये रेड डॉट्स बताते हैं कि यहाँ पर मिसाइल्स का थ्रेट आया था, यहाँ पर अटैक टारगेट किया गया। तो ये एन नंबर्स हैं, आप देखिए अगर आप गिनती नहीं कर पाएंगे जितनी मिसाइलें दागी गई हैं इजराइल पर ईरान की तरफ से, क्योंकि ये तस्वीर बता रही है कि पूरे शहर में अलार्म साउंड किया है और पूरे शहर को टारगेट बनाने की कोशिश ईरान की तरफ से की गई है। और जब ये सब कुछ हो रहा था तो लोगों ने बंकर्स में रात गुजारी है, बंकर्स में छिपे हैं जो लोग हैं। आपको जरा बताते हैं, ईरान को पलटवार की पूरी उम्मीद थी, ईरान को लग रहा था कि ऐसा हो सकता है और इजराइल पहले से इसको लेकर तैयार था। आयरन डोम ने सैकड़ों मिसाइलों को गिराया है, हवा में ही ध्वस्त कर दिया। इजरायली नागरिक ऐसे में बंकर में उस वक्त छिपे हुए थे, बंकर्स में उन्हें बैठा दिया गया था। इजराइल के बंकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बताए जाते हैं। दुश्मनों से बचने के लिए बंकर्स बनाए गए हैं और हर सड़क और घर में बंकर्स हैं, बनाए गए हैं और जरूरी कर दिया गया है उन्हें प्रशासन की तरफ से कि अगर आप घर उस एरिया में बना रहे हैं तो आपको बंकर बनाना ही है। और इसको लेकर किस तरह से सड़कों पर पहले बंकर बनाए गए, आपको इजराइल की अपनी एक रिपोर्ट दिखा रही हूं कैसे बंकर्स के अंदर सुरक्षित रखने की पूरी व्यवस्था रहती है। रिपोर्ट देखिए।
देख पा रहे हैं मेरे पीछे, ये एक शेल्टर है। यानी अचानक अगर आप सड़क से गुजर रहे हो और सायरन की आवाज तेजी से बजने लगे तो आपको यहां आना है। ये शेल्टर्स बनाए गए हैं इजरायली प्रशासन की तरफ से। और आप देखें तो ये दीवार की चौड़ाई आप देखिए, मेरे पीछे सुरेंद्र रावत आपको दिखा रहे हैं। यहां पर देखिए रेजिडेंशियल शेल्टर्स हैं, कम्युनल, इंस्टीट्यूशनल, 3 अलग अलग तरह के शेल्टर्स होते हैं। और अगर आप सड़क से गुजर रहे हैं तो आपको अचानक अगर सायरन सुनाई देता है तो आप जल्दी आ सकते हैं, इसमें जल्दी आकर आप इसमें अंदर जा सकते हैं। हम अंदर भी आपको दिखाएंगे। देखिए ये पूरा लोहे का बना हुआ है, कंक्रीट और लोहा इनको मिलाकर ये शेल्टर बनता है। और ये जो आसपास के लोग हैं अगर अचानक उनके लिए सायरन बजने लगे तो ये सबसे सुरक्षित जगह है जहां वो आ सकते हैं, क्योंकि ये रॉकेट अटैक से सुरक्षित है। इसके अलावा अगर गन फायर होती है उससे भी सुरक्षित है। और यहां तक कि अगर अचानक कोई मिसाइल अटैक होता है तो ये उसको विदहोल्ड कर सकता है। 22 सेंटीमीटर जो उसकी मोटाई है दीवारों की, और एक लोहे की शीट लगती है जिसके तहत ये और मजबूत हो जाता है। और ऐसे शेल्टर्स आपको हर जगह इजराइल में सड़कों पर दिख जाएंगे। देखा सड़कों पर हर 200 से 300 मीटर पर बकायदा शेल्टर्स बनाए गए, जिससे लोग अगर ड्राइव कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, कोई घटना हो जाए तो तुरंत या सायरन बजने लग जाए तो वो तुरंत यहाँ पर शरण ले लें, उस शेल्टर के अंदर चले जाएं। लेकिन आपको ये भी बताएं कि इजराइल में एक और चीज है, जो घर है उसमें शेल्टर बनाना अनिवार्य है। मेरी एक और रिपोर्ट आपको दिखा रही हूँ। घरों के अंदर बंकर जरूरी 1993 के बाद से कर दिया गया था। ये देखिए ये वो कमरा है, आप ये देखिए, ये जो दरवाजा है ये लोहे का दरवाजा है, इसकी मोटाई आप देख रहे हैं। और इसके अलावा अंदर अगर हम आते हैं ये भी लोहे का ही है। ये पूरी चौखट लोहे की है, पूरी चौखट लोहे की है। और आप देखिए खिड़की है जरूर, लेकिन वो लोहे की ये जो शीट आप देख रहे हैं इससे सुरक्षित है, इससे सुरक्षित है। और 22 सेंटीमीटर की इसकी चौड़ाई है। और अगर 3 लेयर्स की हम बात करें, 3 लेयर्स की हम बात करें, ये देखिए कितनी मजबूत है। आप आवाज सुन पा रहे हैं, यानी अगर इस पर कुछ भी अटैक भी होता है तो ये सुरक्षा देने के लिए बनाई गई है। कंक्रीट की सीलिंग है, सीलिंग में मैं कहूंगी मेरे विजय सुरेंद्र रावत से आपको दिखाएं, कंक्रीट की सीलिंग बनाई जाती है। अगर फ्लोर की बात करें तो 20 से 30 सेंटीमीटर फ्लोर की मोटाई होती है। दरवाजा लोहे का है और ये जो विंडोज हैं वो शैटर प्रूफ है, यानी अगर मिसाइल अटैक होता है, रॉकेट अटैक होता है, या ये कहें कि केमिकल अटैक भी होता है, तो ये जो बंकर्स घरों के अंदर बनते हैं वो सुरक्षा देने के लिए पुख्ता होते हैं। क्योंकि इन सरहदी इलाकों में अगर सायरन बजता है तो आपके पास महज 15 से 20 सेकेंड होते हैं अपनी जान बचाने के लिए, और ऐसे में लोग बाहर भागें, इससे अच्छा घरों में ही इंतजाम कर दिया गया। तो आप समझ रहे हैं इजराइल के हमले के बाद किस तरह की अब बौखलाहट भी ईरान की तरफ से देखी जा रही है। यही वजह कि अटैक हुआ है। जरा आपको बताते हैं आयतुल्लाह खामनेई अब क्या कह रहे हैं। इजराइल के एक्शन को उन्होंने युद्ध की शुरुआत बताया है। वो कह रहे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर कि परमाणु ठिकाने पर हमला जो किया गया है इजराइल की तरफ से वो अपराध है, और इस अपराध के साथ इजराइल ने अपना भाग्य चुना है। यानी ईरान सीधे सीधे धमकी दे रहा है। इस अपराध में इजराइल के हाथ खून से सने हुए हैं और तेहरान तेल अवीव को बर्बाद करके छोड़ देगा। यानी सीधी सीधी चेतावनी ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से ये सामने आ रही है कि पूरी तरह से बर्बाद करने की बात कह रहे हैं। लेकिन जरा आप ये भी समझिए कि इन चेतावनियों का इजरायली पीएम नेतन्याहू पर कोई असर नहीं हो रहा। वो तो प्लानिंग के तहत आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बाकायदा पूरी तैयारी के साथ अटैक किया है। अब इजरायली पीएम ईरान की चेतावनी को कैसे देख रहे हैं जरा आपको बताते हैं, जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि तैयारी इजराइल की बड़ी है। इजरायली पीएम ने ईरान को जो चेतावनी दी है अब वो जान लीजिए। इजराइल इस्लामिक कट्टरता पर प्रहार करेगा, ये नेतन्याहू ने क्लियर कर दिया है। नेतन्याहू ने ईरान की जनता से ये अपील की है कि ईरान के लोग 50 साल से अत्याचारी शासन को झेल रहे हैं। इजराइल उनके लिए आजादी का एक रास्ता बना रहा है। ये बात बहुत बड़ी, आजादी का एक रास्ता बना रहा है। यानी कि इजरायली पीएम ईरान के लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो अपनी सरकार के खिलाफ उतरकर सामने आए। ईरान के खिलाफ इजराइल का सैन्य अभियान जारी रहने की बात भी नेतन्याहू कर रहे हैं और सीधे सीधे मैसेज दे रहे हैं कि इस बार उनका प्लान सिर्फ अटैक करना नहीं है बल्कि सत्ता में बदलाव करने का भी है। प्रधानमंत्री इजराइल के नेतन्याहू किस तरह से सीधी चुनौती अब ईरान को दे रहे हैं, सुनवा रहे हैं आपको। Continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years,
Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. 80 years ago, the Jewish people were the victims of a Holocaust perpetrated by the Nazi regime. Today, the Jewish state refuses to be a victim of a nuclear Holocaust perpetrated by the Iranian regime. Now, as Prime Minister, I've made it clear time and again, Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. Tonight, Israel backs those words with action. और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। इजराइल ने ईरान को बताया अपना पहला टारगेट। ईरान अब हमारा पहला निशाना है। इजरायली सेना ये गाजा पर हमला अब सेकेंडरी है। ये बहुत बड़ी बात इजराइल की तरफ से कह दी गई है कि गाजा अब सेकेंडरी, अब हमारा पहला टारगेट ईरान है। यानी हमास का जो खात्मा हो चुका है, हमास को पूरी तरह से साफ कर दिया गया है और अब हमास पहला टारगेट नहीं है, गाजा पहला टारगेट नहीं है, बल्कि पहला टारगेट अब ईरान है। और यह खुलकर इजरायली सेना कह रही है, आईडीएफ कह रही है। मतलब इसका निष्कर्ष साफ निकाला जा सकता है कि जो अटैक्स हैं वो अब और तेज होंगे और भीषण होंगे और इजराइल उसकी तैयारी करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इजरायली सेना खुलकर यह कह रही है कि अब उनका प्राइमरी टारगेट ईरान है। इस बीच आपको बताते हैं कि जो अटैक किया गया है, आखिर यह अटैक क्यों इजराइल ने किया, जरा जान लीजिए। ईरान के जो परमाणु प्रोग्राम है उससे पूरी दुनिया में टेंशन थी, सिर्फ इजराइल को ही टेंशन नहीं थी, पूरी दुनिया को थी। अमेरिका और रूस ने भी टेबल टॉक की बात कही थी कि पहले आप बात करिए, ईरान को यह पेशकश की थी। इजराइल ने ग्लोबल मंच से सभी देशों से मदद मांगी थी, बोला था कि यह ठीक नहीं है, ईरान के हाथ में अगर परमाणु शक्ति आती है तो यह ठीक नहीं है। और ईरान के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी बाकायदा इजराइल ने पूरी दुनिया को दी थी। अब इस दौरान ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम बढ़ाता रहा, किसी देश ने कोई रुख साफ नहीं किया, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, उनका परमाणु प्रोग्राम बढ़ता गया। और अस्तित्व बचाने के लिए ऐसे में इजराइल ने अकेले ही हमला कर दिया, किसी देश के साथ आने का इंतजार नहीं किया, अकेले हमला कर दिया, अटैक कर दिया। ईरान समर्थित आतंकी ग्रुप इजराइल पर अटैक करते रहते हैं और ऐसे में हमास, हिजबुल्लाह और हूती के हमले दुनिया ने देखे हैं और सभी जानते हैं कि ये ईरान समर्थित हैं। ऐसे में इजराइल को डर था कि अगर परमाणु हथियार हासिल हो जाता है ईरान को तो ईरान बेलगाम हो जाएगा और कहीं और अटैक्स ना हो जाए, या कहीं हूती, हमास और इस तरह के आतंकी संगठनों को ये परमाणु हथियार ना दे दे। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं उनके लिए टेंशन था और यही वजह है कि इजराइल ने एक तरह से बड़ा अटैक किया। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें। जो आपको बताएं, ईरान में कार कंपनी पर इजराइल ने अटैक कर दिया है। कार कंपनी से काले धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दे रहा है। ईरान में लगातार इजराइल का एक्शन जारी है। आईडीएफ फोर्सेस अलग अलग ठिकानों पर अटैक करी। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर सामने आ गई है, ताजा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा जो कार गोदाम है वो आग के गोले में तब्दील हुआ और अब धुएं में दिखाई दे रहा है। कार कंपनी है ये जो पूरी तरह से धुआं धुआं होती दिखाई दे रही है। यानी ईरान पर अटैक का जो सिलसिला है वो इजराइल की तरफ से थमने नहीं वाला है, ये तस्वीर बता रही है। तो ईरान में कार कंपनी पर कैसे इजराइल ने अटैक किया, ये आपने तस्वीर देखी। और तबाही जो ईरान में मचाई है, जरा उसकी भी तस्वीर आपको दिखाते। तस्वीर दीजिए। तस्वीर ईरान के चहार डांगे की है, जहां ड्रोन प्रोडक्शन यूनिट थी। ये आप तस्वीर देख रहे हैं जहां आग का गोला है, यहाँ पर ये ड्रोन प्रोडक्शन यूनिट थी जिस पर अटैक किया गया, पिन पॉइंट अटैक किया गया। और ये जो प्रोडक्शन यूनिट थी ये धुआं धुआं हो गई, तबाह हो गई है, खत्म हो गई है, बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। यानी ईरान में जहां जहां अटैक हुआ वो बाकायदा रणनीतिगत तरीके से हुआ है। ये एक और तस्वीर के जरिए एक और तस्वीर आपको समझाते हैं। हवाई अड्डे पर भी अटैक हुआ है। ईरान में हवाई अड्डे पर अटैक हुआ है, उसकी तस्वीर देखिए। देखिए मेहराबाद का ये हवाई अड्डा और ये पूरी तरह से ध्वस्त होता, मलबे में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि जहां जहां वायुसेना का हैंगर था जिसे निशाना बनाया गया हवाई अड्डे पर, और उसे पूरी तरह से मलबे में तब्दील किया गया। मेहराबाद ईरान की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो बता रही है कि इजराइल ने यूं ही अंधाधुंध अटैक नहीं किए हैं।
बल्कि देख समझ के अलग अलग ठिकानों पर पूरे इंटेल के साथ एक्शन लिया है। ये वायुसेना का हैंगर जो पूरी तरह से मलबे में तस्वीर में दिखाई दे रहा है। और अगली तस्वीर देखिए, ये वीडियो जारी किया गया है इजराइल की तरफ से। कैसे देखिए, ये उनके जो फाइटर जेट्स है वहां से देखिए, ये ब्लू डॉटेड फाइटर जेट्स आपको आते दिखाई दे रहे हैं, जो सीधे परमाणु ठिकाने ईरान के उन पर सीधा अटैक कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, आप देखिए इजराइल और कैसे ईरान में घुसकर जो उनके परमाणु फैसिलिटीज हैं उन पर टारगेट किया जा रहा है। यहाँ यूरेनियम बनाया जाता है जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है परमाणु हथियार बनाने के लिए। उन फैसिलिटीज पर टारगेट किया गया। ये वीडियो जारी करके बताया है इजराइल ने कि उन्होंने बाकायदा जगह देखकर अटैक किया है और यूं ही नहीं अटैक किया है। और जरा अब आपको बताते हैं कि ये जो अटैक्स हुए उसमें टॉप लीडर जो शिप थी ईरान की वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। और साथ ही यहाँ पर 9 साइंटिस्ट के नाम सामने आ गए, 9 वैज्ञानिक जो परमाणु हथियार बनाने का काम कर रहे थे वो भी इन अटैक्स में ढेर हुए। जरा आपको बताते हैं, मंसूर अस्कारी, सईद बोरजी, मोहम्मद मेहदी, फरीदान अब्बासी, इसके अलावा अकबर मेबलीजादे, अली बकवई, अहमद रजा, अब्दुल हामिद और अमीर हुसैन, ये 9 जो साइंटिस्ट थे इनका काम हथियार बनाना, परमाणु हथियार बनाना था और इनको पूरी तरह से इनको ध्वस्त कर दिया है। तो समझिए आप, ये पूरी तैयारी जो थी वो इस हिसाब से थी कि जो इनकी परमाणु फैसिलिटी है उन्हें टारगेट करना है, जो साइंटिस्ट है उन्हें टारगेट करना है और इन दोनों मोटिव्स को अचीव किया गया। जरा अगली तस्वीर देखिए, ये तस्वीर इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि ये जो है ये एटॉमिक फैसिलिटीज हैं और इनको बाकायदा देखकर इन सेंटर्स को इन पर देखकर अटैक किया गया जो ईरान के लिए बड़ा झटका है। आपको बताएं, तेहरान से लगभग 250 किलोमीटर दूर है। ये नतांज की जानकारी हम आपको दे रहे हैं और इस साइट पर 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम था नतांज पर। आप सोचिए, इस ठिकाने पर यूरेनियम के संवर्धन का काम किया जाता था और ऐसे में इस पर अटैक किया गया। अगला ठिकाना तेहरान की हम बात करते हैं, एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान यहीं पर था तेहरान में। और राजधानी तेहरान में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर इनका था जहां पर रिसर्च डेवलपमेंट सब कुछ चल रहा था परमाणु शक्ति बनने के लिए। यहाँ पर 600 ग्राम तक प्लूटोनियम उत्पादन की क्षमता बताई जाती है और IRGC कमांडर हुसैन सलामी को यहीं पर मार गिराया गया है। इसके अलावा सेना अध्यक्ष मोहम्मद बघेरी और परमाणु वैज्ञानिक, हमने 9 परमाणु वैज्ञानिक आपको बताए हैं जिनकी मौत हो गई अटैक्स में। अगली तस्वीर इस्फहान से सामने आई जो परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर था इनका, ईरान का। और इस शहर में यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी थी जैसे कि नतांज में थी। कच्चे यूरेनियम को गैस में यहाँ पर बदला जाता था इस्फहान में। ईरान की वायुसेना और डिफेंस सिस्टम भी यहाँ पर टारगेट किए गए और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को यहीं से जो हथियार मिलते थे उन्हें रोका गया है। अगला टारगेट इनका अराक था। ये हैवी वाटर रिएक्टर है अराक में इनका, ईरान का, और इससे प्लूटोनियम बन सकता है। ऐसे में ये ठिकाना ईरान के परमाणु कार्यक्रम का हिस्सा है और यही वजह है कि रेडियो आइसोटोप उत्पादन के लिए ये बनाया गया था अराक को और एटमी प्रोग्राम के दूसरे रास्ते को भी रोकना अराक पर अटैक का मकसद था। तो ये जो 4 जगह हैं, इन्हें तो देखिए टारगेट किया गया, अपने टारगेट को अचीव किया गया, यानी जो वैज्ञानिक थे वो मार गिराए गए, जो इनकी फैसिलिटीज थी परमाणु फैसिलिटीज जहां पर ये परमाणु एक तरह से हथियार बनाने की कोशिश कर रहे थे उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। तो ये सब कुछ अचीव किया, लेकिन एक जगह छोड़ दी इजराइल ने, बुशहर छोड़ दी। क्यों छोड़ा बुशहर को जरा आपको बताते हैं, जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि सोच समझ कर छोड़ा है, यूं ही नहीं छोड़ा है। दरअसल इजराइल ने परमाणु ठिकानों को तो निशाना बनाया और सभी बड़े परमाणु अड्डों पर जमकर बमबारी भी की है, लेकिन ईरान का बुशहर शहर भी इजराइल की रेंज में ही था। जानबूझकर बुशहर शहर को छोड़ दिया गया। ईरान का इकलौता चालू न्यूक्लियर प्लांट है बुशहर, और अगर बुशहर रिएक्टर यहाँ पर सिर्फ बिजली नहीं पैदा करता है बल्कि हथियार बनाने लायक है। ऐसे में प्लूटोनियम भी निकाला जा सकता है और ये एक लाइव रिएक्टर था। बुशहर में जो रिएक्टर था इनका वो एक लाइव रिएक्टर था, इसीलिए इसे छोड़ दिया गया। अगर इस पर इजराइल अटैक करता इसका मतलब था कि पूरे इलाके में रेडिएशन फैल जाती, रेडिएशन जोन में पूरा इलाका बदल जाता। और बुशहर UAE की सीमा से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है और क्योंकि ये लाइव रिएक्टर था ऐसे में इसे छोड़ दिया इजराइल ने। यानी इजराइल ने एक तरह से चेतावनी देते हुए 4 रिएक्टर्स पर जो नॉन एक्टिव थे उन पर अटैक किया और बता दिया कि चाहते तो बुशहर पर भी अटैक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने फिलहाल छोड़ दिया ये। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं, जहां 2 सीनियर ईरानी जनरल्स के मारे जाने की पुष्टि हो रही है।
इजरायली हमले में मारे गए ईरान के वरिष्ठ जनरल। ईरान ने सैन्य अधिकारियों के मारे जाने की अब पुष्टि कर दी है। ये बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने कहा है कि सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के खुफिया उप प्रमुख जनरल गोलमरेजा मेहराबी और ऑपरेशन के उप प्रमुख जनरल मेहदी रब्बानी की मौत हो गई है। तो ये कबूलनामा अब सामने आ रहा है। इजरायली हमले में ईरान के वरिष्ठ जनरल मारे गए हैं। आप समझ लीजिए कि ईरान अब ये मान रहा है कि इजराइल के अटैक में उन्हें भारी नुकसान हुआ है। इजराइल के लिए ईरान एक चुनौती जैसा बन जाता अगर उसके पास परमाणु हथियार आ जाते, और यही वजह है कि इजराइल ने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ना चुना और अटैक भीषण कर दिया। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। इजराइल पिछले करीब 1.5 साल से जंग लड़ रहा है। पहले तो हमास से सीधे लोहा लिया, उसके बाद हिजबुल्लाह का सफाया किया। जब जब जरूरत पड़ी तो हूतियों को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन इस बार इजराइल अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए इन आतंकी संगठनों के आका यानी ईरान से सीधे भिड़ गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि ईरान परमाणु प्रोग्राम पूरा करके नाजी इतिहास को दोहराना चाहता है, जिसे वो किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। इजराइल चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है और ईरान की शह पर उसके प्रॉक्सी लड़ाके अक्सर इजराइल को निशाना बनाते रहते हैं। ऐसे में अगर ईरान न्यूक्लियर पावर हासिल कर लेता है तो सबसे ज्यादा खतरा इजराइल के लिए ही है। सबसे बड़ी बात यह है, क्लैरिटी है ईरान की तरफ से भी, क्लैरिटी है इजराइल की तरफ से भी। किसी भी तरह का बम अगर ईरान बनाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाएगा, और उसको इस्तेमाल करने में कहीं पर भी ईरान देर नहीं लगाएगा। ये एक अपने आप में सबसे बड़ी थ्रेट है इजराइल के लिए। दुनिया के लिए थ्रेट ऑब्वियसली बन जाती है कि अगर किसी भी तरह की स्ट्राइक इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर होगी तो ये एक न्यूक्लियर होलोकास्ट में बदलेगा, न्यूक्लियर रिटेलिएशन में बदलेगा, और उसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। मतलब साफ है कि अगर इजराइल को दुनिया के मैप पर बने रहना है तो ईरान को रोकना ही पड़ेगा। वही बात ईरान की करें तो इजराइल का ये प्रहार उसके अहम पर चोट है। ईरान मिडिल ईस्ट में मुस्लिम देशों का खलीफा बनने का सपना देखता है। ईरान के इशारे पर कई देश अमेरिका के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं। ऐसे में छोटे से देश इजराइल ने न सिर्फ तेहरान पर हमले कर दिए बल्कि ईरानी फौज की फ्रंट लीडरशिप को मौत के घाट उतार दिया, जिसे ईरान की इज्जत पर हमला माना जा रहा है। इजरायली हमले से बौखलाए आयतुल्लाह खामनेई ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया। इजराइल और तेल अवीव को निशाना बनाते हुए 150 बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च कर दी। इजराइल ने जितनी तैयारी के साथ ईरान पर हमला किया, उतनी ही तैयारी हमले से बचने की भी थी। ईरान की 150 मिसाइलें आई जरूर, लेकिन ज्यादातर हवा में ही मार गिराई गई। लेकिन जो मिसाइलें टारगेट पर गिरी, उन्होंने जमकर तबाही मचाई। कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई, 2 नागरिकों की जान चली गई और 90 से ज्यादा इजरायली घायल हो गए। ईरान के इस पलटवार के बाद जंग का तेज होना तय है, क्योंकि इजराइल इस हमले का बदला जरूर लेगा। ऐसे में ईरान के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाले हालात बन गए हैं। अगर वो जंग में टिका रहता है तो इजराइल गाजा जैसी तबाही मचाने का मादा रखता है। वहीं अगर ईरान पांव पीछे खींचता है तो उसका परमाणु प्रोग्राम खटाई में पड़ना तय है। अब ईरान एक ऐसे लिक्विड ऑक्सीजन के अंदर आ गया है कि अगर पानी के नीचे जाता है तो भी जिंदा नहीं रह पाता, और अगर बाहर रहता है तो भी जिंदा नहीं रह पाता। दोनों ही अवस्थाओं में उसकी एक तरीके से हार है। अब वो कहीं पर भी जाए, एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ कुआं है। अपने आप को ईरान अब एक ऐसी स्थिति में पाता है कि मुझे लगता है जिसको बोलते हैं ना, मेंटल पैरालिसिस होना चाहिए ईरान को,
क्योंकि वो न्यूक्लियर बॉम्ब जो उसका सपना था, ना तो उसको पूरा करने में उसका फ़ायदा है और अधूरा छोड़ने में उसका और ज़्यादा घाटा है। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से हार अपने आप में ईरान की ही निश्चित है। इजराइल से टकराना ईरान के लिए आसान भी नहीं होने वाला, क्योंकि अमेरिका भले टेबल टॉक की बात कह रहा हो, लेकिन अगर युद्ध बढ़ा तो अमेरिका आर्थिक और सामरिक तौर पर इजराइल का पूरा साथ देगा। रणनीतिक रूप से अमेरिका मिडिल ईस्ट में इजराइल को एक महत्वपूर्ण सहयोगी की भूमिका में देखता है, जिसके जरिए वो दूसरे देशों पर लगाम कसता है। रिपब्लिकन हो या फिर डेमोक्रेट्स, अमेरिका में दोनों ही पार्टियों के राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में इजराइल को सुरक्षित रखना अमेरिका की विदेश नीति का अहम हिस्सा रहा है। 2 दिन के इस जंगी ट्रेलर से साफ है कि अगर जल्द ही इस टकराव पर टेबल टॉक नहीं हुई तो दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर पहुंच जाएगी, जिसके बाद विध्वंसक तबाही मचना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, ईरान के मिलिट्री बेस पर इजराइल का बड़ा अटैक हुआ है। इमाम हसन सैन्य बेस पर हमला हुआ है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको देख रहे हैं, ईरान के मिलिट्री बेस पर बड़ा अटैक हो गया है। मिलिट्री बेस है जिस पर इजराइल ने टारगेट साधा है और बड़ा अटैक किया है। बड़ी जानकारी मिल रही है, मिलिट्री बेस है इमाम हसन सैन्य बेस पर यह बड़ा अटैक किया गया है। तो यानी आप समझ लीजिए कि इजराइल अब पूरी तरह से वॉर मोड में आ चुका है। पहले ही बता चुका है कि उसकी पहली प्रायोरिटी अब ईरान है और उसी तर्ज पर काम करता दिखाई भी दे रहा है। इमाम हसन सैन्य बेस पर यह अटैक किया गया। तस्वीर आप देखिए, पूरी तरह से धू-धू करता हुआ यह सैन्य बेस आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें भारी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है ईरान का ये मिलिट्री बेस है जिस पर ये बड़ा अटैक हुआ है। लेकिन जरा आपको बताते हैं कि बाकी देशों का क्या रुख है। जो अभी जंग का माहौल चल रहा है उसमें सबसे पहले बात अमेरिका की कर लेते हैं। अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। ट्रंप ईरान से न्यूक्लियर डील पर बात करना चाहते थे, उनकी तरफ से पेशकश भी की गई थी। 7 दौर की बातचीत हो भी चुकी है। ट्रंप ने फिर से टेबल टॉक की वार्निंग एक तरह से दे दी है। दूसरे देश की बात कर लेते हैं, सऊदी अरब की बात करें तो मुस्लिम देश होने के नाते ईरान के साथ है। खुले तौर पर इजराइल का विरोध भी नहीं किया, हालांकि दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की गई। अमेरिका से सऊदी अरब के व्यापारिक रिश्ते हैं, ऐसे में सऊदी अरब बहुत खुलकर ईरान के साथ नहीं आ रहा है। अब बात रूस की कर लेते हैं। रूस फिलहाल ईरान का साथ देता दिखाई दे रहा है, शांति समझौते का पक्षधर है रूस। अमेरिका अगर जंग में आया तो तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि रूस और अमेरिका अगेंस्ट ही रहते हैं। हो सकता है कि रूस उस वक्त ईरान का साथ दे दे। अगली तस्वीर फ्रांस के नेता की। फ्रांस क्या इजराइल के तरफ अब झुकाव देखा जा रहा है। फ्रांस सरकार ने ईरान की सलाह एक तरह से दे दी है, ईरान को यह सलाह दी है कि अमेरिका से बात कर लें और मामला सुलझा लें। यह अपील फ्रांस की तरफ से इमैनुअल मैक्रोन की तरफ से कर दी गई है। बात अब चीन की भी कर लेते हैं। चीन तनाव घटाने की अपील कर रहा है, कह रहा है कि तनाव घटाइए। चीन की नजर अमेरिका पर है। अगर अमेरिका जंग में कूदता है तो शायद चीन अपना रुख बदल सकता है, ईरान की तरफ से आ सकता है तब चीन, अगर अमेरिका जंग में कूदता है। तुर्की की भी बात कर लेते हैं। तुर्की मौके पर रंग बदलते दिखाई देता है। फिलहाल मुस्लिम देश है, इसी नाते अभी ईरान के साथ खड़े होने की बात कर रहा है। लेकिन एक और जानकारी आपको दें कि तुर्की नाटो का भी सदस्य है, तो अगर ऐसे में बाकी देश दबाव डालते हैं तो तुर्की कभी भी पलट सकता है, अपना रुख बदल सकता है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें। ईरान के मिसाइल बेस पर इजराइल ने अटैक कर दिया है। ये बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का दे रहे हैं, क्योंकि पल पल ये जानकारी आ रही है। मिलिट्री बेस पर इससे पहले अटैक और अब मिसाइल बेस पर अटैक किया गया है। इजराइल ने अटैक किया है। ईरान ने यहीं से इजराइल पर मिसाइलें दागी थी और ईरानी मिसाइल बेस से अब काले धुएं का गुब्बार उठ रहा है। ये देखिए, इससे पहले हमने आपको मिलिट्री बेस की तस्वीर दिखाई थी, अब मिसाइल बेस की तस्वीर देख लीजिए। और ये तस्वीर इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि यही वो एरिया था, वही मिसाइल बेस था जहां से इजराइल पर अटैक किया गया था। और ऐसे में अब इजराइल ने उस बेस को ही पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। लेकिन जरा आपको बताते हैं कि इस जंग का असर पूरी दुनिया पर कैसा जा रहा है, जरा ये भी जान लीजिए। कैसे मार्केट सुस्त हो गई, बता रहे हैं आपको। इजराइल ईरान युद्ध का दुनिया भर पर असर दिखाई दे रहा है। अभी से ही 2 ही दिन हुए हैं, असर दिखने लगा है। दुनिया भर के बाजारों में सुस्ती देखी जा रही है और अमेरिकी शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट में बहुत गिरावट देखी गई, बड़ी गिरावट देखी गई है।
तेल की कीमतों की बात करें तो उसमें उछाल आना शुरू हो गया, असर होना शुरू हो गया है। अमेरिकी इंडेक्स S&P 500 में 1.1% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं भारतीय बाजारों पर भी जंग का असर दिख रहा है, भारत पर भी इसका असर दिख रहा है। BSE सेंसेक्स और निफ्टी में भी लगभग 0.7% की गिरावट दर्ज की गई है। निफ्टी शुरुआत में लगभग 1% से ज्यादा टूटा था, लेकिन और गिरावट दर्ज करने की अभी हालात ऐसे बन रहे कि हो सकता है कि और गिरावट हो। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है इजराइल ईरान जंग से जुड़ी, जहां आपको बताया कि हमले में 7 इजरायली सैनिक घायल हो गए। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमला किया था। रात में सेंट्रल इजराइल में ईरानी मिसाइल गिरी थी, जिसके बाद अभी ये जानकारी मिल रही है कि 7 इजरायली सैनिक इस अटैक में घायल हुए। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ईरान ने जो रात में अटैक किया था उस पर ये अपडेट मिला है सेंट्रल इजराइल में, क्योंकि तेल अवीव के आसपास वाले इलाकों में ये अटैक किया गया और ऐसे में ईरानी मिसाइल जहां गिरी थी वहां पर 7 इजरायली सैनिक घायल हुए। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल ईरान ने किया था, हालांकि अब मिसाइल बेस को पूरी तरह से तबाह इजराइल की तरफ से कर दिया गया है। रात में सेंट्रल इजराइल में ईरानी मिसाइल गिरी, जिससे 7 सैनिकों की घायल होने की अपडेट मिल रही है। हालांकि किस रुख हो जाएगा ये युद्ध, इस पर हमारी नजर रहेगी। 2 ही दिन हुए हैं, आगे क्या होता है इस पर नजर रहेगी। आगे बढ़ रहे हैं, बात अब अहमदाबाद की उस खबर की कर रहे हैं जिससे सभी के होश फाख्ता हो गए, पूरी दुनिया को, पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। ड्रीम लाइनर मिस्ट्री की अब बात करें, क्योंकि इससे बहुत सारे सवालों के जवाब का इंतजार वो लोग कर रहे हैं, वो 270 परिवार कर रहे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। और इसको लेकर अब पल पल इसी बात का शक जाहिर किया जा रहा है कि हुआ क्या, आखिर वो ड्रीम लाइनर डेथ लाइनर में कैसे तब्दील हो गया। चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं इस वक्त का जो अपडेट है, आज क्या हुआ है और अभी किस तरह से जांच बढ़ाई जा रही है आगे, क्योंकि सवालों के जवाब सभी के मन में कौंध रहे हैं कि कब उन सवालों के जवाब मिलेंगे। जानकारी आपको देते हैं, विमान हादसे पर एक और कमेटी का गठन इस वक्त कर दिया गया है इस हादसे को लेकर। और आपको बताएं कि केंद्रीय गृह सचिव के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित की गई है। 3 महीने का समय दिया गया है। 3 महीने में ये जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने इसकी जानकारी दी है और पहले ही दिन से उनकी तरफ से बताया गया कि पहले ही दिन से इस पूरे विमान हादसे की जांच जारी थी। यानी राममोहन नायडू ने सीधे सीधे बता दिया है कि 3 महीने के अंदर जांच कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी, समय तय कर दिया गया। सुनिए एविएशन मिनिस्टर क्या कह रहे हैं। Secretary is going to be the chairman of the committee. Composition of the high-level committee involves people from various backgrounds, and the people we feel who can bring in a lot of expertise and value to the committee, which is going to investigate in a holistic way into the incident. And we have put a time limit of 3 months. इस बीच आपको बताएं कि मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। कल हमने आपको बताया था कि 265 मौतें हुई हैं, लेकिन अब अहमदाबाद विमान हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है। हादसे में मरने वालों की संख्या 270 के पार पहुंच चुकी है। हादसे वाली जगह से एक और शव बरामद किया गया है। एयर इंडिया के विमान के टेल में फंसा था शव बताया जा रहा है और एयर होस्टेस का शव होने की आशंका जाहिर की जा रही है। तो अभी फिलहाल 270 से ज़्यादा मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। लेकिन आपको बताएं कि अब लंदन से भी लोग अपनों की तलाश में पहुंच रहे, क्योंकि ये फ्लाइट लंदन के लिए हेडेड थी। ऐसे में वहां जो अपनों का इंतजार कर रहे थे, अब वो अहमदाबाद आ रहे हैं और अपने अपनों की तलाश कर रहे हैं। हमारे सहयोगी सागर की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। अभी तक अगर हम बात करें तो अहमदाबाद विमान हादसे में जिस तरह से 241 जो लोग प्लेन में सवार थे उनकी मौत हो गई, वहीं इसके अलावा जो लोग हॉस्टल के अंदर मौजूद थे लगातार उनकी भी डेड बॉडी निकाली जा रही है। ये शव की संख्या अब हो चुकी है 270 से भी ज्यादा। अभी तक 7 ऐसे शव हैं जिसकी शिनाख्त की गई। पोस्टमार्टम देखिए लगातार किया जा रहा है और अभी भी जो घायल है उनका इलाज अभी जारी है। लेकिन बड़ी बात यह इस पूरे मामले में कि जो लंदन से जो फ्लाइट अहमदाबाद के लिए आ रही है, कई सारे परिजन है जो इस समय अहमदाबाद आ रहे हैं, वो डीएनए उनकी सैंपलिंग की जाएगी ताकि शव की पहचान की जा सके, क्योंकि अभी भी जो परिजन यहाँ पर रो रहे हैं वो अपनों की तलाश में काफी परेशान है। ऐसे में वो दर दर लगातार भटक रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए पोस्टमार्टम यहाँ पर लगातार रूम जहाँ पर पोस्टमार्टम अभी किया जा रहा है, और इधर में अगर आपको दिखाऊं तो जो लोग हैं अस्पताल में एडमिट उनका यहाँ पर इलाज अभी जारी है। तो ऐसे में 270 से ज्यादा शव, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर जारी। अभी कब तक होगा रेस्क्यू पूरी तरह से पूरा, ये भी अब देखने वाली बात होगी।
इस बीच सभी के मन में सवाल था कि कॉकपिट में उस समय अंदर चल के आ रहा था, पायलट ने क्या आखिरी मैसेज दिया होगा, उसको लेकर भी जानकारी सामने आई है। अहमदाबाद विमान हादसे में जो आखिरी मैसेज दिया गया था उसको लेकर जानकारी मिल रही है कि पायलट सुमित सब्रवाल ने ATC को, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मैसेज भेजा था और बताया था कि विमान की पावर कम हो रही है, उनकी तरफ से बताया गया। उन्होंने ये भी बताया कि टेक ऑफ के बाद विमान को थ्रस्ट नहीं मिल रहा है, थ्रस्ट नहीं मिलने से प्लेन नहीं उड़ान भर सका, ये जानकारी अब मिल रही है। सुमित ने थ्रस्ट नहीं मिलने पर मेडे कॉल की थी, उनकी तरफ से बताया गया था कि अब उड़ान मुश्किल लग रही है और उसके बाद मेडे कॉल उनकी तरफ से की गई। उन्होंने सीधे सीधे बताने की कोशिश की कि अब मुश्किल हालात हैं, इमरजेंसी सिचुएशन है। वहीं सुमित सब्रवाल जो हेड कर रहे थे, जो पायलट थे, उनके दोस्त का, उनके करीबी का ये कहना है कि सुमित बहुत एक्सपीरियंस थे और जिस तरह की घटना हुई है उससे वो हतप्रभ है, हैरान है। सुनिए जरा। अरे हम इतना दुखी हैं भैया कि मेरे पास शब्द ही नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टली जो हमारे कई कॉमन फैमिली फ्रेंड हैं जो अक्सर उनके मम्मी डैडी के साथ उठना बैठना, कभी वो इधर आ रहे हैं खाने पे, वो उधर जा रहे हैं, उनसे सारी चीज़ सुनते हम जिस दिन से ये हादसा अभी हुआ है, इतने घंटे हुए हैं, बहुत ही हमारा दिल इससे बहुत दुखी हैं। हमें भी विश्वास नहीं हो रहा कि हादसा कैसे होगा। बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और सुलझे हुए पायलट थे, बहुत कभी उनके जीवन में इस तरह की घटना नहीं घटी। हम सब सोसाइटी वालों को बहुत दुख है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति मिले। ये हकीकत है कि वो बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के इंसान थे, सब लोग उनको मिस कर रहे हैं। क्योंकि हमने आपको बताया कि पायलट की तरफ से ये आखिरी मैसेज दिया गया था कि थ्रस्ट नहीं मिल रहा है। तो क्या होता है, जरा थ्रस्ट क्या होता है, जरा आपको आसान भाषा में हम समझाने की कोशिश करते हैं। थ्रस्ट एक तरह का मैकेनिकल फोर्स है, आपको समझा रहे हैं। विमान के इंजन से थ्रस्ट जनरेट होता है, फोर्स है जो उसे आगे ले जाता है, ऊपर ले जाता है। रफ्तार और ऊंचाई देने में थ्रस्ट मदद करता है, जो मैकेनिकल फोर्स होता है। और गैस पर ही प्लेन का इंजन काम करता है। गैस की तेजी से विमान की रफ्तार बढ़ती है और विमान तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। बिना थ्रस्ट के ऊंचाई मिलना विमान को बहुत मुश्किल बताया जाता है और इसीलिए जब उन्होंने कहा कि थ्रस्ट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब वो ऊंचाई नहीं मिल रही थी। और जरा ये तस्वीर देखिए, जिस तरह का धमाका हुआ था, ये जो क्रैक्स आप देख रहे हैं, दरअसल तापमान भी उस वक्त बहुत बढ़ गया था, क्योंकि आप समझिए कि 1.5 लाख लीटर पेट्रोल अगर है किसी वाहन में, उस दौरान अगर धमाका होता है तो बहुत तेज भीषण धमाका हुआ होगा, भयंकर धमाका हुआ होगा, जिसका असर अब दिख रहा है हादसे से। जो आसपास के मकान हैं वहां पर दरारें पड़ती दिखाई दे रही हैं। लेकिन ड्रीम लाइनर को लेकर अब बड़ा खुलासा आपको बताने जा रहे हैं, जो एक लापरवाही सामने आई अंदर खाने से। बोइंग ड्रीम लाइनर 7878 को लेकर सूत्रों से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 2019 में बताया जा रहा है कि यही बोइंग ड्रीम लाइनर ग्राउंडेड रखा गया था और 7 महीने तक ड्रीम लाइनर को ग्राउंडेड रखा गया था, यानी खड़ा रखा गया था और तय समय से ज्यादा दिन तक ग्राउंडेड रखा गया था। यानी क्या कोई कुछ उस वक्त खामी थी, इसको लेकर अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। ग्राउंडेड रखने की वजह अभी नहीं पता चल पाई है, लेकिन जून 2020 में इसे दोबारा सर्विस में लाया गया। 7 महीने के लगभग ये ड्रीम लाइनर यूं ही खड़ा हुआ था। तो आप सोचिए कि कुछ खामी रही होगी जिस वजह से ये ड्रीम लाइनर यूं ही खड़ा रहा लंबे वक्त तक के लिए। जरा अब आपको क्रैश साइट की तस्वीर दिखा देते हैं। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, जो पिछला हिस्सा है क्षतिग्रस्त पड़ा है। पूरी क्रैश साइट आप देखिए अब सुनसान पड़ी हुई है। अब यहाँ से शव निकाले जा चुके हैं और बड़ी बात यह कि अब जांच शुरू हो गई है। जांच शुरू हो गई और जवाब का इंतजार क्योंकि है। और ऐसे में आपको बताएं, सिर्फ एक एजेंसी नहीं, 8 एजेंसियां जांच कर रही हैं। एनआईए जांच कर रही है इस पूरे घटनाक्रम की। इसके अलावा डीजीसीए ने जांच का जिम्मा संभाला हुआ है। वहीं गुजरात पुलिस भी जांच कर रही है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी जांच कर रहा है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट जांच ब्यूरो की टीम तो आज पहुंची गई, यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन भी इस पूरे मामले की जांच कर रहा है, अमेरिकी ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड भी जांच कर रहा है, वहीं ब्रिटेन की हवाई हादसा जांच ब्रांच भी इस पूरे मामले की जांच कर रही। तो सवालों का इंतजार सभी को है, जांच रिपोर्ट कब सामने आएगी इसी का इंतजार सभी कर रहे हैं। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। गुलिस्तान की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबान केसरी।